नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी से मांगा 3 बड़े सवालों का जवाब। कहा भारत सरकार की कायरता भविष्य में दुखद परिणाम देगी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार की राय से अलग बोलना देशद्रोह नहीं है। फारूक अब्दुल्ला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का। मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठा दिए सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से मांगा 3 बड़े सवालों का जवाब। कहा भारत सरकार की कायरता भविष्य में दुखद परिणाम देगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से 3 बड़े सवालों के जवाब मांगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर सवाल पूछे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि छात्रों के सवालों का, बेरोजगारी के इन सालों का, व्यवसायों में पड़े तालों का आज हिसाब दो। #मोदी जवाब दो। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक और ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, चीन ने भारत को धमकी देने के लिए अपनी पारंपरिक और साइबर सेना जुटाई। भारत सरकार को लगा झटका। मेरे शब्दों को चिन्हित करें। डेपसांग में हमारी जमीन चली गई है और डीबीओ असुरक्षित है। भारत सरकार की कायरता भविष्य में दुखद परिणाम देगी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ ऑनलाइन डिस्कशन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगी इमरजेंसी को गलत बताया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने यह बात तत्कालीन मोदी सरकार के संदर्भ में कही। राहुल गांधी ने कहा, इमरजेंसी एक गलती थी, पर उस समय देश में जो भी हुआ और जो आज हो रहा है, दोनों में फर्क है। डिस्कशन के दौरान राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस कभी भी संवैधानिक ढांचे को हथियाने का प्रयास नहीं किया। हमारी पार्टी इसकी इजाजत नहीं देती है। यदि हम चाहें तो भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की राय से अलग बोलना देशद्रोह नहीं। फारूक अब्दुल्ला के केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की राय से अलग, विरुद्ध राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। दरअसल फारूक के अनुच्छेद 370 पर दिए गए बयान के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि फारूक अब्दुल्ला के बयान को देखते हुए उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता रजत शर्मा पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए चीन से मदद लेने की बात कही थी। इस आरोप को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खारिज कर दिया था। पार्टी ने कहा कि अब्दुल्ला ने कभी भी नहीं कहा कि चीन के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 की वापसी कराएंगे। उनके बयानों को गलत तरीके से और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। रजत शर्मा ने अपनी याचिका में कहा, फारूक अब्दुल्ला ने देशद्रोही कार्य किया है। उनके खिलाफ न केवल गृह मंत्रालय को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि उनकी संसद सदस्यता भी रद्द की जाए। अगर उनको संसद सदस्य के तौर पर जारी रखा जाता है तो इसका अर्थ है कि भारत में देश विरोधी गतिविधियों को स्वीकार किया जा रहा है और ये देश की एकता को नुकसान पहुंचाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रजत शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने यह जुर्माना इसलिए लगाया क्योंकि याचिकाकर्ता फारूक अब्दुल्ला के उस कथित बयान को साबित नहीं कर पाया जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 370 पर भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की मदद मांगी थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। जी हां दोस्तों, 3 मार्च बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए महिला उत्पीड़न के मामलों में सरकार पर असंवेदनशील और लापरवाह रवैया अपनाने का आरोप लगाया। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश में वैसे तो हर प्रकार के अपराध चरम पर होने से अपराध नियंत्रण पर काफी बुरा हाल है, लेकिन खासकर दलित और महिला उत्पीड़न एवं असुरक्षा की आए दिन होने वाली दर्दनाक व शर्मनाक घटनाओं से हर तरफ चिंता है। ऐसे संगीन मामलों में भी सरकार की असंवेदनशीलता पर व लापरवाही अति दुखद है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा, हाथरस में दलित उत्पीड़न व पिता की हत्या तथा गुजरात में दलित आरटीआई कार्यकर्ता की निर्मम हत्या यह साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी की तरह भाजपा सरकार में भी दलितों, शोषितों और महिलाओं आदि की जान तथा आत्मसम्मान कतई सुरक्षित नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूंको, जुमले खाओ। एलपीजी के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर प्रहार। जी हां दोस्तों, एलपीजी के दामों में हुई बढ़ोतरी पर सोमवार को राहुल गांधी ने ट्विटर के माध्यम से मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने रसोई गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर लिखा कि एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए हैं। जनता के लिए मोदी सरकार के विकल्प, व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूंको और जुमले खाओ। यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने महंगाई के विषय पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है।
इससे पहले भी वह इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। बता दें कि एलपीजी के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई को लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिरी नजर आ रही है। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार होती बढ़ोतरी ने जनता का बुरा हाल कर दिया, तो वहीं अब रसोई गैस के दामों में आई इजाफे ने भी लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। ऐसे में सियासी दलों ने भी सरकार के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। गौरतलब है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में पिछले 4 दिनों में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। सभी श्रेणियों के एलपीजी के दाम आज 1 मार्च से 25 रुपए प्रति सिलेंडर और बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़े हैं। यही कारण है कि पिछले 4 दिनों में रसोई गैस सिलेंडर के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। मार्च महीने के शुरू होने के साथ ही जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। इससे पहले 25 फरवरी महीने को रसोई गैस के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में कुछ विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां कैंपेन में जुट गई हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल टीएमसी की मदद से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी। बंगाल चुनाव को लेकर आरजेडी ने फैसला किया है कि राजद बंगाल की कुछ विधानसभा सीटों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के नंबन में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि ममता को पूर्ण समर्थन प्रदान करना लालू का निर्णय है। यादव ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता भाजपा को बंगाल की सत्ता में आने से रोकना है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सबसे बड़ी बात साहस का समर्थन है। बीजेपी के खिलाफ तेजस्वी भाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम भी लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों के लिए 8 चरणों में चुनाव होंगे। 2 मार्च को पहले चरण की अधिसूचना जारी होगी। 27 मार्च को मतदान होगा। 2 मई को नतीजे आएंगे। इसी तरह दूसरे चरण में बांकुरा, पश्चिम मेदिनीपुर सहित 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए 1 अप्रैल को मतदान होगा। बंगाल में तीसरे चरण की अधिसूचना 12 मार्च को जारी होगी और 6 अप्रैल को मतदान होगा। तीसरे चरण में कुल 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। चौथे चरण की 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना 16 मार्च को जारी हो जाएगी और 10 अप्रैल को मतदान होगा। 5वें चरण की 45 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना 23 मार्च को जारी होगी। मतदान 17 अप्रैल को होगा। छठे चरण की अधिसूचना 26 मार्च को जारी होगी। मतदान 22 अप्रैल को होगा। छठे चरण में कुल 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। 7वें चरण की अधिसूचना 31 मार्च को जारी होगी। 26 अप्रैल को मतदान होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कसी, 28 पर्यवेक्षक नियुक्त। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के लिए 28 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने सोमवार को इस बारे में बताया। राज्य में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होंगे। कांग्रेस चुनाव वाम दलों के साथ मिलकर लड़ रही है। इस महीने के अंत तक उनके बीच सीट बंटवारे पर समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के कांग्रेस नेताओं को 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के 8 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेता ने बताया कि बाकी सभी जिलों के लिए एक एक पर्यवेक्षक होंगे। उन्होंने बताया कि आईसीसी ने कोलकाता के उत्तरी, दक्षिण, मध्य और बड़ा बाजार के लिए 4 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, जबकि उत्तरी 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों के लिए 2-2 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग का दावा, जल्द गिर जाएगी नीतीश सरकार। पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में सभी विधानसभा प्रत्याशियों, पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों की बैठक हुई। रविवार को बुलाई गई इस मीटिंग में पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल हुए। पार्टी की तरफ से बैठक को लेकर जो जानकारी दी गई उसके हिसाब से हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार और हाल ही के दिनों में पार्टी में हुई टूट पर चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही निशाने पर रहे। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने यह दावा करते हुए कहा कि सूबे में नीतीश कुमार की सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगी। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने में जुट जाने को कहा। साथ ही कहा कि हमें अगले चुनाव के लिए गठबंधन की चिंता नहीं है, इसकी चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो हमारे कारण हारते हैं। चिराग ने इशारों में यह भी दावा किया कि वो हमारे पास गठबंधन के लिए फिर से आएंगे। स्पष्ट है कि उनका निशाना जनता दल यूनाइटेड की तरफ था। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नीतीश सरकार द्वारा लागू शराबबंदी पर कहा कि इसके नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी मंत्रियों को भी पता है कि रोजगार के अभाव में यहाँ के लोग शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को मानो सांप सूंघ गया है। चिराग ने सूबे की कानून व्यवस्था पर भी कहा कि आए दिन यहाँ हत्या, लूट और बलात्कार हो रहे हैं। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू के लाल तेजस्वी और तेज प्रताप का पीएम मोदी पर तंज, प्रियंका गांधी ने भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर मोदी रोजगार 2 के नाम से एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इसी बीच रविवार को पीएम मोदी ने एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसके बाद विपक्ष ने मन की बात को जॉब की बात कहकर सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी नेता और लालू यादव के दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने मन की बात पर निशाना साधते हुए ट्वीट लिखा। दोनों ने हैशटैग जॉब की बात। तेज प्रताप ने लिखा कि छोड़ो मन की बातें, फालतू की है कहानी, करना है तो करिए साहेब युवाओं की मेजबानी। तेजस्वी यादव ने लिखा कि करो युवाओं के मान की बात, बेरोजगारों के जॉब की बात, जवानों और किसानों के हित की बात और जनतंत्र में जन की जरूरतों परेशानियों की बात। जॉब और किसान की बात की नहीं हो रही है, बात हो रही है तो बस असल मुद्दों और जन सरोकारों से ध्यान भटकाने वाले सत्ताधीशों के मन की बात। वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हिम्मत है तो किसानों और रोजगार की बात करके दिखाएं। एक दिन पहले कांग्रेस नेता ने तमिलनाडु में चीन भारत सीमा पर गतिरोध को लेकर पीएम मोदी पर जोरदार हमला किया था। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा कि कैसी सरकार है ये, जब युवा करते हैं जॉब की बात तो उनको सरकार भेज देती हवालात। युवा अपने हक की बात करेगा, सरकार का धर्म है कि युवाओं की बात करे एवं उनकी बात सुने भी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।